नमस्कार दोस्तों। आज हम रेलवे एलपी टेक्नीशियन के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो 10 अगस्त 2018 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। इस पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। इनमें से कौन सा शांत दशमलव में प्राप्त होगा। तो शांत दशमलव में प्राप्त करने के लिए इनको सबको डिवाइड करके तो इनको पता लगाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पता नहीं ये कहाँ जाके टर्मिनेट होंगे। तो इसका सबसे बेस्ट ट्रिक है कि सबसे पहले तो इनको सिंपल फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे 3/36 को लिख सकते हैं हम 1/12, और 9/36 को लिख सकते हैं 1/4, और इसको लिख सकते हैं 1/3, और इसको लिख सकते हैं 1/6। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में दिख रहा है 12, 4, 3 और 6, इन सब के फैक्टर्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो 12 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2 × 3, और 4 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 2, 3 का फैक्टर्स होता है सिर्फ 3, और 6 के फैक्टर्स होते हैं 2 × 3। अब इनमें से ये रेशियो जो है कौन सा टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेट होने के लिए इन फैक्टर्स में सिर्फ या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए। तो सिर्फ 2 या 5 आएगा तभी वो टर्मिनेट होगा। अगर 2 या 5 के अलावा कोई और डिजिट आता है तो वो टर्मिनेट नहीं होगा। जैसे फर्स्ट में देखते हैं, इसमें 2 तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 आ गया तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। और सेकंड वाले में सिर्फ 2 है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा। और थर्ड वाले में 3 आ गया तो ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। और फोर्थ वाले में 2 तो ठीक है, लेकिन इसमें 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ये भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इसमें टर्मिनेट कौन हो रहा है, ओनली सेकंड ऑप्शन वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन कंप्लीट ए टास्क अलोन इन 8 डेज। ए अकेला एक काम को 8 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, 1/8 काम। वाइल बी टेक 12 डेज टू डू इट बाई हर सेल्फ। जबकि बी कितने दिन में काम को पूरा करता है, 12 दिन में। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1/12। तो बी इक्वल टू 1/12। टुगेदर विथ सी इट टेक देम 4 डेज टू कंप्लीट द वर्क। सी के साथ वो मिलकर के काम करते हैं तो काम को 4 दिन में पूरा कर देते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर के उस काम को एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 काम। अब आगे पढ़ते हैं। इफ़ सी एंड डी टुगेदर कैन डू कंप्लीट दैट टास्क इन 15 डेज। अगर सी और डी मिलकर के उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं तो सी और डी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/15 काम। अब क्या पूछ रहा है, देन हाउ मेनी डेज विल डी नीड टू कंप्लीट द टास्क बाई हर सेल्फ। तो मतलब डी जो है वो अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/24। अब सी की वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और डी की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/40। मतलब डी जो है वो एक दिन में 1/40 काम करता है। तो वो कंप्लीट काम करने में कितना टाइम लेगा, कितने दिन का समय लेगा, 40 दिन का। इस 1/40 को उल्टा कर देंगे तो 40 कहाँ पर है हमारा, थर्ड ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ 27,225। 27,225 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखो वर्गमूल निकालने के लिए किसी भी नंबर के लिए कोई शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी है, क्योंकि इस नंबर में आपके पास 5 डिजिट है। तो अगर कभी मान लो 6 डिजिट आ गए या 4 डिजिट या 3 डिजिट, तो शॉर्ट ट्रिक की कंडीशंस बदल जाती है। अलग अलग शॉर्ट ट्रिक आपको यूज़ करनी सीखनी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि जो आप 10th क्लास में 12th क्लास में पढ़ते थे मेथड, उसका यूज़ करें। तो हम स्कूल के टाइम में कैसे स्क्वायर रूट निकालते थे, सबसे पहले तो इस तरह से 27,225 लिख लिया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब लास्ट से दो दो के जोड़े बना लिया, 25 का जोड़ा बन गया, एक 72 का बन गया और एक 2 का बन गया। अब लास्ट में क्या बचा, 2। अब यहाँ पर एक ऐसा नंबर रखो जिसका स्क्वायर करने पर वो 2 या इससे छोटा आए। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 1 रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 रख लिया तो 2 का स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 4, जो कि इस 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर 1 ही रखना पड़ेगा। अब हमने जो यहाँ पर रखा है उसी नंबर को यहाँ पर ऐड कर देना है। तो 1 में 1 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद जो आया वो रख देंगे 2 के नीचे। और जब इस 2 में से ये 1 माइनस करेंगे तो क्या बच गया हमारे पास, 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो अगला जोड़ा है 72 वो रख लेंगे, तो यहाँ पर बन गया 172, 172। अब इसमें यहाँ पर एक ऐसा डिजिट रखना है कि इस पूरे नंबर को उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पर वो या तो 172 या इससे कम आ जाए। तो यहाँ पर हमने 6 रखा, तो 6 रखने पर 26 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 156। तो 172 में से 156 माइनस करके 16 आएगा, वो तो यहाँ रख देंगे। और 26 और 6 को ऐड करके 32 यहाँ पर रख देंगे। फिर सेम वही प्रोसेस अगला जोड़ा उतारने के बाद 25 यहाँ पर लिखने के बाद वही रिपीट करेंगे। तो हमें फिर से 32 के आगे 5 लिख करके और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 325 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1625, और 1625 को 1625 से माइनस करने पर क्या आएगा, 0। ये यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाएगा स्क्वायर रूट का प्रोसेस।
अब इसके अंदर स्क्वायर रूट क्या आया हमारे पास, सबसे पहले तो देखो हमने रखा 1, तो यहाँ पे लिख लिया 1। उसके बाद में रखा हमने 6, तो यहाँ पे रख दिया 6। और उसके बाद में क्या लिखा था 5, तो यहाँ पर लिख दिया 5। तो 165 हमारा क्या हो गया स्क्वायर रूट। 27,225 का स्क्वायर रूट क्या होगा 165। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द नंबर, ये एक नंबर दिया हुआ है, इस डिविजिबल बाई 11, अगर ये नंबर में 11 का भाग पूरी तरह से जाता है तो व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस नंबर में जो एक्स दिख रहा है इसकी फेस वैल्यू क्या होगी। तो देखो किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू वो डिजिट खुद ही होता है। और 11 से डिविजिबल होने का क्या नियम है, 11 से डिविजिबल होने का नियम है कि ये नंबर है एक X441, इसके अंदर जो विषम स्थान पर जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं उनको ऐड कर देंगे और उसको बराबर कर देंगे जो सम स्थान पर डिजिट्स आ रहे हैं उनके योग के। तो विषम स्थान पर कौन कौन आ रहे हैं X4 और 1, तो X4 1 को ऐड कर दिया। और सम स्थान पर कौन आ रहा है 4 और 4, तो 4 + 4 इक्वल के इधर रख दिया। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3, और हमें x की वैल्यू भी पूछी है तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, एक व्हील है जिसका डायामीटर क्या है 84 सेंटीमीटर। फिर क्या कहता है 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखो एक चक्कर में उसके वो कितनी दूरी तय करेगा, वो अपनी पीरीमीटर के बराबर मतलब अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करेगा। तो उसकी परिधि कितनी है 2πr, तो 2πr दूरी तय करेगा वो एक रिवोल्यूशन में। तो यूनिट दूरी तय करेगा वो 1/2πr में। तो 792 मीटर की दूरी तय करेगा वो 1/2πr को 792 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इसको सोल्व करेंगे 792 में 2πr का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 300। यहाँ पर r की वैल्यू ध्यान रखना, r की वैल्यू कितनी रखेंगे 42, क्योंकि डायामीटर 84 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी उसकी आधी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए कार। यानी कि एक कार जो है समान गति से चल रही है तो उसकी चाल और समय के बीच का ग्राफ कौन सा होगा। तो एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें ये तो चाल और ये क्या हो जाएगा समय। अगर उसकी चाल वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो उसकी चाल कांस्टेंट होगी भले ही टाइम चेंज हो रहा हो। तो एक इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसमें देखो टाइम तो इधर बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी, वो ना तो बढ़ेगी और ना घटेगी। तो ऐसा एक ही ऑप्शन में दिया था। ये फोर्थ ऑप्शन में देखो यहाँ पर वेलोसिटी एक स्ट्रेट लाइन बना रही है, मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ बिलो एपी। ये एक नीचे समांतर श्रेणी दी हुई है, इसके अंदर फर्स्ट नेगेटिव नंबर कौन सा आएगा वो बताना है। तो एपी के अंदर एनवी टर्म निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं a + n-1d। इसमें a तो है फर्स्ट नंबर और n क्या है उस सीरीज में टोटल नंबर ऑफ कितनी टर्म्स है, और d क्या है किन्हीं भी दो लगातार आने वाले नंबर्स का डिफरेंस। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। Tn = a की वैल्यू तो क्या हो जाएगी फर्स्ट टर्म 129 प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू हो जाएगी कि नंबर ऑफ कितने इसमें टर्म्स है। तो हमें मालूम नहीं है कि कितने टर्म्स है तो इसको n ही रहने देते हैं। तो n-1 × d। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला माइनस करके देख लेंगे। तो 120 में से जब 129 माइनस करेंगे तो क्या आएगा -9। अब वो पूछ रहा है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। तो पहला ऋणात्मक पद निकालने के लिए मतलब ये जो एनवी टर्म है हम निकाल रहे हैं ये 0 से छोटी होनी चाहिए, 0 से छोटी होगी तभी तो ऋणात्मक होगी। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आएगी n > 15 पॉइंट समथिंग। मान लेते हैं कि 15.4 आती है, तो 15.4 से ज़्यादा होनी चाहिए n की वैल्यू। तो 15.4 से ज़्यादा इनमें से कौन से ऑप्शन में है, 15.4 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन में है सेकंड ऑप्शन में। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है। तो नानी / लीलू = 4/3। यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है मतलब लीलू की कितनी रख देंगे 1.2, तो नानी की लंबाई कितनी होगी। तो इससे इस इक्वेशन से नानी की लंबाई आ जाएगी, कितनी आएगी 1.6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1560 रुपये की एक धनराशि ABC के बीच इस प्रकार बांटी जाती है कि A को प्राप्त होने वाला भाग B को प्राप्त होने वाले भाग का 50% हो। मतलब A को जो है B का कितना मिलता है 50%, 50% का मतलब आधा, तो B / 2 ये मिलता है A को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, और B को प्राप्त होने वाला भाग C को प्राप्त होने वाले भाग का 20% है। तो 20% कितना होता है 20 / 100, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 / 5। तो B को कितना मिलता है C का 1/5। अब क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई।
आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बी को कितनी राशि प्राप्त होती है? तो बी को मिलने वाली राशि हमें निकालनी है। अब इसमें एक इक्वेशन और बनाएंगे हम कि उनका टोटल धनराशि कितना है, 1560 रुपये। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1560। अब इसमें ए की वैल्यू तो कितनी रख देंगे, ये b/2 ये यहाँ पर रख दिया, और बी को बी रहने देंगे क्योंकि बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, बी को मिलने वाली राशि। और सी की वैल्यू क्या रखेंगे, सी की वैल्यू इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे 5b, तो 5b यहाँ पर रख दिया इक्वल टू 1560। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 13b/2 इक्वल टू 1560, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 240, फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 17 × 29 इक्वल टू 493 है तो 170 × 0.029 कितना होगा? तो देखो यहाँ पर भी 17 है और यहाँ पर भी 17 है, बस आगे एक जीरो लगा दिया। तो हम इसके आंसर जो 493 आया है उसके अंदर भी आगे एक जीरो लगा देंगे। अब इसमें क्या करा है, 29 है, लेकिन इसमें 1000 से डिवाइड कर दिया इसको और 0.029 बना दिया, तो हम आंसर को भी 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 1000 से डिवाइड कर दिया। अब 4930 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.93। तो 4.93 किस में है, सेकंड ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ABC है, उसमें AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज बना लेते हैं कोई भी ABC, इसमें AB कितना है 8 सेंटीमीटर, और एंगल A का समद्विभाजक आंतरिक रूप से BC पर D पर मिलता है। जो एंगल A है उसका समद्विभाजक मतलब उस एंगल A को दो बराबर भागों में बांटनी चाहिए वो लाइन, वो जा करके कहाँ पर मिलेगी, इस BC लाइन पर। किस पॉइंट पर, D पॉइंट पर। अब क्या बोल रहा है, और BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो BD डिस्टेंस है ये वाली 6 सेंटीमीटर है, और DC इक्वल टू 7.5, ये DC हो गई 7.5। तो CA का मान क्या होगा, तो CA कहाँ पर है, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली कितनी होगी वो हमें पूछा है। तो अगर ये ए एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है तो हम ट्रेंगल्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। कौन सी, पहले तो इस वाले ट्रेंगल में जो ये वाली साइड है इसका और इस वाली साइड का जो रेशियो है वो इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो के बराबर होगा। तो 8/6 इक्वल टू कितना होगा, P/7.5, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें जब सॉल्व करके हम P की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, और P की वैल्यू हमें निकालनी थी। अगला क्वेश्चन तो बस इसको सॉल्व करना है, सिंपल जोड़ बाकी है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो बार लगा हुआ है सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि पहले जो है 8 को 2 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। पहले जो बार है इसको सॉल्व करना है, मतलब 16 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। तो नई इक्वेशन बन गई ये। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर बाइंग ए टॉय ऑफ 66 रुपये, कोई जो है 66 रुपये का एक खिलौना बेचता है। रघु मैनेज टू सेल इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, वो 15% के प्रॉफिट पर इसको बेच देता है। तो 66 रुपये में जब 15% इसका प्रॉफिट का ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय, तो ये एस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 66 में 0.15 × 66 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 75.90। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द सर्कल अबोव चॉर्ड ए बी बार इज एक्सटेंडेड टू मीट द टेंजेंट डी ई बार। ये एक चॉर्ड है ए बी, इसको इस तरह से आगे बढ़ाएंगे कि ये जो डी ई टेंजेंट है स्पर्शरेखा है उसके टच कर जाए। इफ़ ए बी बार इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये चॉर्ड है ए बी, इसकी लेंथ दे दी हमें 5 सेंटीमीटर, एंड डी ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और ये डी ई की भी डिस्टेंस दे दी। द लेंथ ऑफ बी डी, तो हमें बी डी की डिस्टेंस निकालनी है ये वाली। तो देखो इसमें हम क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये जो डी बी है इसका और डी ए इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इस डी ई के स्क्वायर के बराबर होगा। तो डी बी मल्टीप्लाई डी ए इक्वल टू डी ई का स्क्वायर। तो डी बी तो हमें निकालनी है, डी बी या बी डी ए की बात है, तो डी बी तो हमें निकालनी है। और डी ए कितना हो जाएगा, डी ए हो जाएगा इस वाली डी बी और ए बी का सम। तो ए बी तो हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है चौड़, और प्लस डी बी इक्वल टू डी ई दे रहेगा 6, तो 6 का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण बनेगी, डी बी स्क्वायर प्लस 5 DB - 36 इक्वल टू 0। जब इस द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे तो डी बी की वैल्यू आएगी 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूजिता की 3 वर्ष पहले की आयु के 1/3, तो 3 वर्ष अभी मान लेते हैं पूजिता की आयु कितनी है P, और 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी P-3। तो 3 वर्ष पहले पूजिता के आयु के 1/3, तो 3 वर्ष पहले उसका 1/3 कर दिया, उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु, तो वर्तमान आयु कितनी है P, और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी P+2। तो 2 वर्ष बाद की आयु के आधे का योग 20 वर्ष है। तो 2 वर्ष के बाद की आयु का पहले तो आधा करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इनका दोनों का सम कितना हो जाएगा 20। ये क्वेश्चन बोल रहा है।
उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो वर्तमान आयु क्या मानी थी हमने, पी, तो पी की वैल्यू निकालनी है। तो जब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो हमारे पास पी की वैल्यू आ जाएगी आराम से, पी की वैल्यू आएगी 24। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन द गिवन डाटा द टोटल परसेंटेज ऑफ लिटरेट इन द 4 सिटीज़ टुगेदर राउंड टू 1 डेसिमल इज। ये 4 सिटीज़ दे रखी है, इनमें टोटल लिटरेट का परसेंटेज कितना है, पढ़े लिखे लोगों का कितना परसेंटेज है। तो देखो पहली सिटी में तो पढ़े लिखे लोग 150 दे रखे हैं, दूसरी में 200, इसमें 50 और इसमें नहीं दे रखे हैं। तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें परसेंटेज ऑफ लिटरेट दे रखा है यहाँ पर लास्ट कॉलम में। तो परसेंटेज ऑफ लिटरेट कितने, 25। तो 25 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू, ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लिटरेट तो ऊपर रखेंगे, मान लेते हैं कि x है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है उस सिटी में, 120। तो ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 30। तो चौथी सिटी जो डी है उसमें लिटरेट कितने होंगे, 30। तो यहाँ पर रख देंगे 30। अब टोटल पॉपुलेशन भी चाहिए हमें। तो टोटल पॉपुलेशन ए में तो दे रखी है 200, इसमें नहीं दे रखी है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसी जो परसेंटेज दे रखा है लिटरेट का उसी से निकालेंगे। तो लिटरेट का परसेंट क्या होता है, लिटरेट लोगों की संख्या डिवाइड बाई टोटल लोग। तो 200 डिवाइड बाई, इसको मान लेते हैं x, तो 200 डिवाइड बाई x इक्वल टू कितना परसेंटेज दे रखा है लिटरेट का, 66.6 डिवाइड बाई 100। परसेंटेज में है तो इसको 100 से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा यहाँ पर। तो इससे x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 300.3। अब देखो यहाँ पर आदमी जो है पॉइंट में तो होते नहीं है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे x को 300। तो यहाँ पर रख देंगे पॉपुलेशन बी सिटी की कितनी आ जाएगी, 300। अब हमें पूछा है कि टोटल परसेंटेज ऑफ लिटरेट कितने होंगे। तो टोटल लिटरेट कितने होंगे, 150 प्लस 200 प्लस 50 प्लस 30, ये तो रख देंगे ऊपर, इनको ऐड करने पर आएगा 430। और नीचे टोटल पॉपुलेशन रखेंगे। टोटल पॉपुलेशन क्या है, 200 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 120, तो ये टोटल आएंगे 770। जब इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 55.8%। 55.8% लोग जो है लिटरेट है उन चारों सिटीज़ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन चार्ल्स एंड श्रेया एज इज 6 ईयर। चार्ल्स की एज और श्रेया के एज का डिफरेंस कितना है, 6 साल। ये इक्वेशन बना ली। व्हेन दे मैरिड ईच अदर 30 ईयर एगो, तो 30 साल पहले उनकी एज कितनी हो जाएगी, दोनों में से 30 साल माइनस कर देंगे तो C-30 और इसका हो जाएगा S-30। 30 साल पहले क्या था, 4 टाइम्स चार्ल्स एज वाज द सेम एज 5 टाइम द एज ऑफ श्रेया। मतलब 30 साल पहले जो चार्ल्स की उम्र थी, एज थी, उसका 4 गुना। तो इसको तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो किसके बराबर थी, वो श्रेया की एज की 5 गुना के बराबर थी। तो श्रेया की एज 30 साल पहले S-30 थी और इसको 5 गुना थी, तो 5 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द करंट सम ऑफ देयर एज। मतलब उनकी एज, मतलब जो चार्ल्स है उसकी एज प्लस श्रेया की एज, इन दोनों का सम हमें निकालना है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई, C-S इक्वल टू 6 और एक इक्वेशन ये नीचे वाली। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम C और S की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो C की वैल्यू, चार्ल्स की एज तो आएगी हमारे पास 60 और श्रेया की एज आएगी 54। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 114 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक है। मतलब एक गेम है, उसके अंदर बनाने वाले भी हैं और तोड़ने वाले भी है। ये कुल 20 है। इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। इनमें से कुछ तो दीवार बनाएंगे और कुछ तोड़ेंगे। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं। जो दीवार बनाने वाले हैं वो 15 घंटे में एक आदमी उस दीवार को बना सकता है। तो 1 घंटे में वो अकेला आदमी कितना काम करेगा, कितनी दीवार बनाएगा, 1/15। अब आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, जबकि कोई भी विध्वंसक, मतलब जो दीवार तोड़ने वाला है, इसे 10 घंटे में ध्वस्त कर देता है, तो 1 घंटे में वो कितनी दीवार तोड़ेगा, वो 1 घंटे में तोड़ेगा 1/10। और इसके साथ हम साइन यूज करेंगे माइनस का, क्योंकि वो दीवार को तोड़ने का काम कर रहा है, नेगेटिव काम कर रहा है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दीवार के न होने पर यदि सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, दीवार जो है बिल्कुल बनी हुई नहीं है और वो शुरू से 20 लोग मिलकर के उस दीवार को बनाना शुरू करते हैं, तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। तो 3 घंटे में वो दीवार को बना देते हैं। तो 1 घंटे में वो कितना काम करेंगे, 1/3 काम करेंगे। तो पूछा क्या है, इनमें से विध्वंसक कितने हैं, जो दीवार को तोड़ने वाले हैं वो कितने हैं। तो इसके लिए हम एक छोटी सी इक्वेशन बनाएंगे। ये इक्वेशन बन जाएगी तो आराम से आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड में। तो देखो जो दीवार को बनाने वाले हैं वो एक आदमी 1 घंटे में कितना काम कर रहा था, 1/15 काम। और मान लेते हैं कि वो x आदमी जो है दीवार बना रहे हैं, तो यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया।
एक्स आदमी मिल करके एक्स मल्टीप्लाई 1/15 काम करेंगे। अब जो है दीवार तोड़ने वाले थे वो 1 घंटे में एक आदमी कितनी दीवार तोड़ रहा था, 1/10, और हमें दे रखा है कि टोटल आदमी कितने, 20। तो 20 में से जब दीवार तोड़ने वाले दीवार बनाने वाले हैं वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दीवार को तोड़ने वाले लोगों की संख्या 20 माइनस एक्स। तो 1/10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 माइनस एक्स से, इक्वल टू टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट कर रहे हैं वो 3 दिन में। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/3। अब हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई सिंपल सी। अब इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 14। अब ये 14 क्या आया, दीवार को बनाने वाले लोगों की संख्या आई है हमारे पास। हमें निकालना है विध्वंसकों की संख्या, दीवार को तोड़ने वालों की संख्या। तो तोड़ने वालों की संख्या तो 20 माइनस एक्स है, तो 20 में से जब इस 14 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 6। तो 6 विध्वंसक आ जाएंगे हमारे पास। तो 6 दिया है थर्ड ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेशित कोई धनराशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 रुपये हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी थी। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू क्या होता है, मूलधन दर मल्टीप्लाई समय डिवाइड बाई 100। तो ब्याज हमें नहीं दे रखा है लेकिन हम निकाल लेंगे क्योंकि 2 वर्ष 9 महीने बाद वो टोटल कितना होता है, हो जाता है 732। तो 732 माइनस मूलधन कितना था, एक्स मान लेते हैं, इक्वल टू मूलधन की जगह एक्स लिख लेंगे, मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, 2.75, क्योंकि 2 वर्ष 9 महीने को हम जब साल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2.75 डिवाइड बाई 100। अब जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, और x क्या है, वो धनराशि जो हमें पूछ रहा है वो कितनी आएगी, 600। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, तो हमने समलंब चतुर्भुज बना लिया है एक ABCD। AC और BD उसके एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने वाले विकर्ण है। अब इस समलंब चतुर्भुज या ट्रेपेजियम के दो विकर्ण है, डायगोनल है, AC और BD। ये AC और ये BD। तो AC डिवाइड बाई BD, AC और BD का रेशियो हमें निकालना है। तो देखो इसको अगर प्रॉपर आप मेथड से करोगे तो आपके 5-6 मिनट ख़राब हो जाएंगे आराम से एग्ज़ाम में। तो इसका सबसे बेस्ट यही है कि इसका डायरेक्ट जो है रिजल्ट ध्यान में रख लो, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट हो फिर से तो आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक मार सको। अब देखो AC की जगह तो ऊपर क्या रखना है, AC की जगह तो रखना है AO माइनस OC। तो AO माइनस OC तो ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे, BD की जगह क्या रखेंगे, BO माइनस OD। BO माइनस OD, BO या OB एक ही बात है। तो AO माइनस OC डिवाइड बाई OB माइनस OD, ये हमारा रेशियो हो जाएगा किसके बराबर, AC डिवाइड बाई BD के बराबर। तो ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान में रखना है। ये कैसे ड्राइव हुआ इस चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है।